नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हमारी आज की कहानी है हमें तो बहू चाहिए थी, कलेक्टर नहीं। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो मैं हर रोज लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह क्या पीसीएस लगा रखा है? आखिर यह पीसीएस होता क्या है? सुजाता जी ने अपने कपड़ों की अलमारी खोलते हुए कहा। माँ, क्या आप इतना भी नहीं जानती? पीसीएस मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यानी राज्य सिविल सेवा। अनामिका ने उनके पास जाते हुए कहा। हाँ हाँ, होता होगा, मगर उसमें हमें क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अभी इन सब बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी, पर मैंने आपको और पापा को बिन बताए इस पीसीएस परीक्षा की तैयारी भी कर ली थी और परीक्षा भी दे दी। अब 2-3 महीनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तब तक क्या आप यह शादी वाला मैटर टाल नहीं सकती हैं? अनामिका ने अपनी माँ का आंचल पकड़ते हुए कहा। क्या कहा? फिर से रिश्ते की बात टाल दूं? अपने पापा के स्वभाव को भूल गई हो क्या? बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए मनाया था मैंने उन्हें, और तुम हो कि एक और नया बखेड़ा खड़े करने पर तुली हो। सुजाता जी ने एक सुंदर साड़ी को अलमारी से बाहर निकालते हुए कहा। फिर अपनी बेटी की ओर देखकर आगे कहा, वैसे बिना सोचे समझे क्या जरूरत थी तुम्हें यह कदम उठाने की? और क्या करोगी तुम यह सिविल सेवा की परीक्षा देकर? लड़के वालों को बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, नौकरी करने वाली नहीं। माँ, क्या आप एक बार शांति से बैठकर मेरी बात पूरी सुनोगी प्लीज? अपनी इकलौती और प्यारी बेटी को यूं गुहार लगाते देख सुजाता जी ने अपने हाथ का काम साइड में रखा और बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी सारी बातें अच्छे से सुनूंगी, लेकिन यह ना समझना कि इस बार मैं तुम्हारे पापा के पास जाकर तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी, ठीक है ना? उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, ऊपर से आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं नहीं चाहती कि घर में फिर से कोई क्लेश हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब सुनिए, यह जो राज्य सिविल सेवा की परीक्षा होती है ना, यह कोई मामूली परीक्षा नहीं होती है माँ। आप नहीं जानती, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। राज्य सिविल सेवा की नौकरी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी प्रतिष्ठित प्रशासनिक नौकरी माना जाता है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति सीधे राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। यही नहीं, पीसीएस अधिकारी का कार्य जिले में कानून व्यवस्था और राजस्व प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखना भी होता है। क्या जानती हैं, इस नौकरी में मुझे कलेक्टर बनने का मौका भी मिल सकता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी बेटी कलेक्टर बनेगी तो? अनामिका ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। अनामिका की बातें सुन 2 पल के लिए सुजाता जी अपने बेटी के सपनों में खो गई। अचानक अपने ख्यालों से बाहर आकर उन्होंने कहा, देखो अन्नू, तुम अपनी इस चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे तो मना सकती हो, लेकिन तुम्हारे पापा की गारंटी मैं नहीं लेती। फिर भी कोई अच्छा सा मौका देखकर मैं आज तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश करूंगी। हाँ, लेकिन कल तो तुम्हें लड़के वाले से मिलना ही होगा, उसमें कोई ना नुकुर नहीं चलेगी। ओ माँ, मेरी प्यारी माँ, थैंक यू सो मच माँ। आपको पता है आप दुनिया की बेस्ट माँ हो, अनामिका ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, चलो हटो, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर सुजाता जी फिर से काम में व्यस्त हो गई। 25 वर्षीय अनामिका बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। हमेशा से ही बड़े बड़े सपने देखने वाली वह घर में सभी की प्यारी थी, लेकिन उसके पापा कुछ सख्त मिजाज के थे। ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, वह तो बस इतना चाहते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर शादी कर बेटी को अपने ससुराल वालों की सेवा करनी चाहिए। उनके सख्त स्वभाव के कारण ही कई बार अनामिका ने अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही दबा कर रखा था। वह तो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन पापा के आगे उसकी एक ना चलती थी।
थक हार कर उसे हर बार अपनी माँ का सहारा लेना पड़ता था। सुजाता जी की तरह उसे भी अच्छे से याद था कि पुणे शहर के वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन लेने के लिए उसे अपने पापा से कितनी मिन्नतें करनी पड़ी थी। बहुत बहस के बाद तय हुआ था कि जैसे ही अनामिका का इंजीनियरिंग पूरा होगा वैसे ही कोई अपनी हैसियत के अनुसार लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दी जाएगी। उस समय अनामिका के पास हामी भरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन तो हो गया था, लेकिन सिविल सर्विसेज में नौकरी के सपने उसे रातों को सोने नहीं देते थे। सोते जागते हर वक्त उसे एक ही ख्याल आता था कि किसी भी तरह से उसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। लाख कोशिशों के बावजूद उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। आखिरकार एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वह इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी करेगी। समय बीतता गया और अनामिका ने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया था। 3 वर्षों बाद उसका कॉलेज में ही कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था। मुंबई की एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसे कॉलेज की पढ़ाई पूरे होने से पहले ही नौकरी का ऑफर लेटर भी दे दिया। उसका यह ऑफर लेटर देखकर उसके माँ पापा खुश तो हुए थे, लेकिन साथ ही पापा यह कहना भी नहीं भूले थे कि अभी तो पूरा 1 वर्ष बाकी है पढ़ाई खत्म होने में। इस बीच अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो क्या जरूरत है मुंबई जाकर धक्के खाने की। अनामिका को अपने पापा की बात का बुरा नहीं लगा था। वह जानती थी कि वह बस थोड़े सख्त थे, लेकिन उनकी सख्ती में भी तो उनका प्यार छिपा था। कैंपस सिलेक्शन से वह खुश थी, मगर उसका मन अभी भी कहीं सिविल सर्विसेज सेवा में। अनामिका को अपने पापा की बात का बुरा नहीं लगा था। वह जानती थी वह बस थोड़े से सख्त थे, लेकिन उनकी सख्ती में भी उनका प्यार छुपा था। कैंपस सिलेक्शन से वह खुश तो थे, मगर उसका मन अभी भी कहीं सिविल सेवा की नौकरी में अटका पड़ा था। उसने दिलो जान लगाकर पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी थी। वह जानती थी इस परीक्षा की अर्जियां वर्ष 2 वर्ष में आती हैं, साथ ही परीक्षा पूरी होने में भी वर्षों लग जाएंगे। उसके लिए तो परीक्षा देना और प्रथम प्रयास में ही इसे पूरा करना जरूरी था। उसके लिए तो यह जैसे एक जंग थी। वह जानती थी कोई दूसरा मौका उसे नहीं मिलने वाला है। उसने खूब मेहनत की और किसी तरह परीक्षा में बैठ भी गई। बस अब उसे इंतजार था परीक्षा के परिणामों का। इस सब के बीच वही हुआ जो अनामिका नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने इंजीनियरिंग पूरी की, उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया। अनामिका के पापा को घर परिवार के साथ साथ लड़का भी भा गया। लड़के वालों ने अब अनामिका से मिलने की इच्छा जताई, इसलिए वह घर आना चाहते थे। बस यही वजह थी कि अनामिका अपनी माँ को मना रही थी कि किसी तरह से कुछ महीनों तक इस शादी वाली बात को टाल दिया जाए। उसने अपनी गुहार लगा दी थी। अब सब कुछ सुजाता जी के हाथों में था कि कैसे वह इतनी बड़ी बात को अपने पति से करें। उसी रात खाने के बाद सुजाता जी ने अपने पति अरविंद जी के साथ बाहर टहल रही थी, तो उन्होंने अनामिका के पीसीएस की परीक्षा के बारे में उनको बताया। पहले तो वह काफी गुस्सा हुए। तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। तुम दोनों की जिद की वजह से ही मैंने उसे इंजीनियरिंग करने की इजाज़त दी थी, मगर अब उसकी हिम्मत देखो। सिविल सर्विसेज में नौकरी कोई आसान बात है क्या? वर्षों लग जाते हैं इनमें, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और तुम समझती क्यों नहीं? बेटी जितनी जल्दी अपने घर को जाए उतना अच्छा है। जमाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी तो देखिए, हमारी बेटी में हुनर है, उसकी प्रतिभा को भी हमें कद्र करनी चाहिए। सुजाता जी ने भी आगे कहा, मैंने कब कहा है कि हमारी बेटी प्रतिभाशाली नहीं है? वह तो नाज है मेरा। मैं क्या उसका दुश्मन हूँ? मैं सब उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ, अरविंद जी ने कहा। काफी देर तक यूं दोनों के बीच अपने बेटी के भविष्य को लेकर के बातें होती रही। हर संभव कोशिश के बाद भी अनामिका की मां उसके पापा को समझा ना सकी। अरविंद जी ने कहा, पीसीएस के परिणाम कब तक आएंगे पता नहीं। ऐसी परीक्षाओं का कोई भरोसा नहीं होता है। इतना अच्छा रिश्ता आया है, फिर ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? लड़का और घर परिवार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मान लो अगर अनामिका ने परीक्षा पास भी कर ली और उनका चयन साक्षात्कार के लिए भी हो जाता है, तो शादी के लिए साक्षात्कार दे देगी, इसमें क्या बड़ी बात है? उनकी बात सुनकर सुजाता जी ने कहा, लेकिन उस वक्त अगर उसके ससुराल वालों ने
उसका साथ नहीं दिया तो तुम तो अभी से ही उसके ससुराल वालों में नुस्ख ढूंढना शुरू करती हो। मुझे तो वह लोग ऐसे नहीं लगते हैं। उनकी खुद की भी तो एक बेटी है और फिर लड़का भी तो बहुत पढ़ा लिखा है। ऐसी परीक्षाओं में फिर साक्षात्कार में बहुत वक्त निकल जाता है। इतना समय नहीं है हमारे पास। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, उम्र बढ़ने के बाद फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे हमारी बेटी को। अब बस बहुत हुआ। अब इस बार मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम अनामिका से कहना कल तैयार रहे। कल लड़के वाले आ रहे हैं और उसे अच्छे से समझा देना। उनके सामने कोई आलतू फालतू बात ना करे। अरविंद जी ने अपनी बात कहकर अपना फैसला सुना दिया। जब अनामिका को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। ना जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि इस बार पापा उसकी बात मान जाएंगे। वह अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लाइट्स ऑफ किए और आंखों में आंसू लिए अपने बिस्तर पर लेट गई। देर रात तक रोते रोते कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन के सारे काम वह किसी रोबोट की तरह ही यंत्रवत किए जा रही। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस जैसा उसकी माँ उससे कहती जा रही थी वैसा वैसा वो करती जा रही थी। शाम को ठीक 5 बजे लड़के वालों का घर में आगमन हुआ। सुजाता जी ने सबका स्वागत कर उन्हें बैठने के लिए कहा। उसके बाद बाकी औपचारिकताएं अपने आप होती रही। लड़के का नाम मयंक था। अनामिका ने चाय देते वक्त मयंक की ओर देखा। देखने में वह खूबसूरत था, साथ ही सुलझा हुआ भी नजर आ रहा था। तभी मयंक की मां ने कहा, हम लोग तो आते वक्त और भी रिश्तेदारों को लेकर आने वाले थे, लेकिन मयंक माना ही नहीं। कहने लगा कहीं आप लोग असहज ना महसूस करें। उनकी बातों से मयंक की समझदारी साफ झलक रही। थोड़ी देर दोनों परिवार वालों की बातचीत होती रही। कुछ देर बाद अनामिका और मयंक को एक दूसरे से बात करने के लिए भेज दिया गया। जैसा कि होता है वैसे तो दोनों एक दूसरे के काफी कुछ बातें परिवार वालों से पहले ही पता कर चुके थे। फिर भी मयंक ने अनामिका से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में अनामिका ने बहुत अच्छे से दी। मयंक का अच्छा स्वभाव और उसकी सुलझी हुई बातें सुनकर अनामिका ने हिम्मत कर बातों में उससे पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए ना, हमें तो यहाँ बात करने के लिए ही तो अलग बिठाया गया है। वैसे भी कब से बस मैं ही आपसे सवाल पूछे जा रहा हूँ, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। मयंक की बात सुनकर अनामिका ने आगे पूछा, अगर आपकी होने वाली पत्नी का सिविल सर्विसेज में चयन हो जाए तो आप क्या करेंगे? अनामिका का सवाल सुनकर मयंक ने एक जोरदार ठहाका लगाया और वह अपनी जगह से उठकर कुछ कदम इधर उधर टहलने लगा। क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? अनामिका ने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। दरअसल मुझे यह सोचकर हंसी आ रही थी कि इतने उच्च पद पर आसीन कोई लड़की मुझे जैसे मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी क्यों करेगी। मैं जानता हूँ सिविल सर्विसेज की नौकरी पाने के लिए बहुत से प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं, अगर मेरी होने वाली पत्नी का सच में राज्य सेवा में चयन हो जाता है तो मुझे बहुत गर्व होगा उस पर। क्या सच कह रहे हैं आप? अनामिका ने मयंक की आंखों में झांक कर पूछा। हाँ सच में, और इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूं कि उसको अपनी नौकरी की वजह से किसी एक राज्य में जाकर रहना पड़ेगा। ऐसे में मुझे या तो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी तो कहीं से भी हो सकती है, घर से भी, लेकिन राज्य सेवा तो किसी एक राज्य में रहकर ही हो पाएगी। ऐसे में अगर मैंने उसे अपना जीवन साथी चुना है तो मैं उसका साथ दूंगा, जरूरत पड़ी तो घर भी संभाल लूंगा। मयंक की बातें सुनकर अनामिका के ओंठों पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख मयंक ने पूछा, मगर आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? आपने तो इंजीनियरिंग किया है और मैंने सुना है आपको तो कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है। उसके बाद अनामिका ने मयंक को अपना वह हर सपना कह सुनाया जिसे वह बचपन से देखती आ रही है। उसकी बातें सुनकर मयंक ने कहा, मैं नहीं जानता था कि मैं इतनी प्रतिभाशाली लड़की को देखने आया हूँ। अगर आपको मैंने जीवन साथी के रूप में पा लिया तो मुझे सच में बहुत गर्व होगा। अनामिका ने
कुछ कहा नहीं, वह बस मुस्कुरा दी। उसकी वह खिलखिलाती हंसी सब कुछ बयान कर रही। बातचीत के अंत में मयंक ने अनामिका से कहा, अगर आपके पापा का यह बात पसंद नहीं आई तो अच्छा होगा। फिलहाल जब तक परीक्षा का रिजल्ट ना आए तब तक आप उनसे इस बारे में कोई बात ना करें। ना ही मैं अपने पिता और माता से इस बारे में कोई जिक्र करूंगा। मेरे माता पिता को तो बस एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए और कुछ नहीं। हो सकता है कि अभी इस समय उन्हें इस बात को पसंद ना आए। अनामिका को उसका कहना सही लगा। मयंक की बातों ने उसको आश्वस्त कर दिया कि इससे अच्छा जीवन साथी उसे और कोई नहीं मिल सकता। 4 महीनों के भीतर ही दोनों के घर वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। चूंकि मयंक की नौकरी हैदराबाद में थी तो दोनों शादी के बाद वहीं सेटल हो गए। अनामिका को अपने सास ससुर के साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया। उसके अपने माता पिता की तरह उसके सास ससुर भी पुणे शहर में ही रहते थे। उन लोगों के साथ तो बस फोन पर ही बात हो जाती थी। उन दोनों को हैदराबाद आए हुए बस कुछ ही दिन गुजरे थे और अनामिका का पीसीएस में चयन हो गया। उसका अगले साक्षात्कार के लिए चयन हो चुका था। वह बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी खुशी में मयंक भी खुश था। खुशी से चहकते हुए अनामिका ने मयंक से कहा, मैं अभी मम्मी और पापा जी को फोन करके अपने रिजल्ट के बारे में बताती हूँ। वह लोग भी बहुत खुश होंगे ना। तभी मयंक ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना। और फिर उनकी बहू की उपलब्धि जानकर उन्हें खुशी होगी। अनामिका ने सहजता से, होगी खुशी तो होगी ही, बिल्कुल होगी, लेकिन जब तुम अंतिम रूप से चयनित हो जाओ तब हम बताएंगे। नहीं तो अभी से वह लोग तुमसे उम्मीद लगा बैठेंगे और अगर उम्मीद टूट गई तो उन्हें बुरा लगेगा ना, मयंक ने कहा। उस वक्त अनामिका अपनी ही खुशियों में इतनी मगन थी कि उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे अपने पति की बात सही लग रही थी। असल में मयंक ने अपनी बातों से अनामिका को बहला तो दिया था, मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी। वह खुद भी इतनी बड़ी बात को अपने माता पिता से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था उसके माता पिता चाहे कितने भी प्रगतिशील होने की बात कहें, वह लोग कितना भी कह लें कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें यह कभी मान्य नहीं होगा कि बहू की नौकरी के लिए बेटा अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे या फिर घर के काम करे। अभी से घर में कोई तनावपूर्ण वातावरण ना बन जाए, यही सोचकर उसने अनामिका को बात करने से रोक दिया था। हमारे समाज की यही तो विडंबना है। हम आज स्त्री पुरुष समानता की कितनी भी दुहाई क्यों ना दे दें, फिर भी कोई भी माता पिता आज भी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका बेटा घर में रहकर काम करे, घर की देख रेख करे और बहू बाहर जाकर के काम करे। एक बार के लिए माता पिता मान भी जाएं तो समाज उन्हें यह बात स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता है। जब घर वाले या पति पत्नी आपसी समझ और चर्चा से निर्णय ले भी लें तो हमारा समाज बातें बनाने लगता है। कोई कहता है जोरू का गुलाम बन गया है, तो कोई कहता है अरे यह तो अपने पति से डरती है। दोनों ही तरफ से समाज बोलता है, तो फिर यह स्त्री पुरुष समानता की बात क्यों करते हैं आखिर। मयंक को डर था कि अगर अभी उसके माता पिता को अनामिका के चयन के बारे में पता चल जाएगा तो शायद वह उसको साक्षात्कार के लिए जाने ही ना दे। बहू का काम और पद बेटे के काम और पद से बड़ा हो, यह एक माता पिता कैसे स्वीकार कर सकते हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर मयंक ने अपनी अनामिका का साथ देना ही ठीक समझा था और फिर शादी से पहले भी तो उसने यही सोचा था। दिन गुजरते गए और मयंक के मशवरे पर ही अनामिका मुंबई में मिले नौकरी के ऑफर को छोड़ सिविल सर्विसेज के साक्षात्कार की तैयारी करने में जुट गई। उसने अपने माता पिता को भी इस चयन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसका साक्षात्कार पुणे में ही था। अपने घर वालों को बिना कुछ बताए मयंक अनामिका को साक्षात्कार दिलवाने पुणे ले गया। साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका अंतिम रूप में चयन हो जाएगा।
अब बस उसे इंतजार था अंतिम रिजल्ट का। बिना किसी को बताए, बिना किसी से मिले, यूं अपने ही शहर से लौट जाना अनामिका को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मयंक ने उसे एक बार फिर से समझाया कि अभी यह थोड़ी सी उदासी बाद में एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगी, तब शायद उसे इतना बुरा ना लगे। तय अनुसार साक्षात्कार के बाद दोनों वापस हैदराबाद लौट आए थे। 2.5 महीने बाद एक दिन अचानक मयंक के मोबाइल पर उसके पिताजी का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, बहू को लेकर के जल्द से जल्द घर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। मैसेज पढ़ते ही मयंक ने अपने पिताजी को तुरंत कॉल किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन उनका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लैंडलाइन पर भी कॉल नहीं लग रहा था। ना जाने क्या बात हुई थी। हैरान परेशान उसने सबसे पहले अनामिका को कॉल किया और सारी बात बताई। अनामिका ने उसे जल्दी से पुणे का टिकट बुक करने के लिए कहा और दोनों अगली ही फ्लाइट से पुणे के लिए निकल गए। पूरे रास्ते मयंक और अनामिका के मन में कई तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देते रहे। घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जब मयंक के पिताजी ने दरवाजा खोला तो सामने अपने माता पिता को स्वस्थ पाकर दोनों की जान में जान लौट आई। इससे पहले कि वह दोनों कुछ पूछ पाते, मयंक के पिताजी ने कहा, आइए आइए लाड साहब, अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से होकर के गुजर जाते हैं, लेकिन घर आने का समय ही नहीं मिल पाता है आपको। तुम दोनों पुणे आकर चले गए और हमें पता भी नहीं, और आज न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी है, तभी तुम्हें फोन किया था। मयंक और अनामिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि न्यूज़पेपर में आखिर ऐसा क्या आया है। तभी अनामिका को याद आया। उसने दौड़कर अखबार अपने हाथ में लिया। अभी वह कुछ कहती इससे पहले ही उसकी सास ने उसके पास आकर तंज कसते हुए कहा, हाँ बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है और अखबार में फोटो भी आ गई है। सुबह से कई रिश्तेदारों के फोन भी आ चुके हैं। मुझे तो लोगों ने कलेक्टर साहिबा की सास भी बना दिया। क्यों मयंक बेटा, यह सब क्या है? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता था हमें सब कुछ बताने का? माँ, पिताजी, मैं और अनामिका इस बारे में आपसे बात करने ही वाले थे। हमने सोचा पहले रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे। खैर देर से ही सही, अब आपको पता तो चल ही गया ना। अब आप लोग तो खुश हैं। माँ ने एक बार फिर तंज भरा, तीर छोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। अब बहू वापिस जाएगी, बेटे से भी बड़ा रुतबा पाएगी। बेटा तो अब घर में काम करने की भी सोचेगा, तो हम खुश क्यों नहीं रहेंगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? क्या आप अपनी छोटी के लिए भी ऐसा ही नहीं चाहती थी कि वह भी पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा पाए? क्या छोटी की तरह अनामिका आपकी बेटी नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए। उसने आपका एक सपना पूरा किया है और फिर आप दोनों ही तो हमेशा उससे कहते थे कि आपको एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। मयंक ने अपनी माँ से पूछा। हाँ, हमने कहा था कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि तुम जोरू के गुलाम बन जाओ। इसी ने कहा होगा ना तुम्हें कि हमें कुछ ना बताए इस बारे में, और तुमने भी इसकी बात बड़ी आसानी से मान ली। तुम लोग अगर यह सब कुछ हमें पहले बता कर करते तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। हमसे छुपाने का क्या मतलब था? और इसके नौकरी ज्वाइन करने का मतलब भी समझ रहे हो तुम? तुमसे ज्यादा बड़ा ओहदा मिल जाएगा इसे। कैसा लगेगा एक पत्नी अपने पति से बड़े रुतबे पर? वैसे भी हमें तो बहू चाहिए थी, कलेक्टरनी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीबी ने परीक्षा दे दी है, पास भी हो गई है। अब ज्वाइन करने का विचार इसके दिमाग से निकलवा दो। तुम हैदराबाद में और यह पुणे में अगर ऐसे ही रहना है तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अब यह बात मत कह देना कि इसके पीछे पीछे तुम भी वहाँ पुणे आ जाओगे अपनी नौकरी छोड़कर। उससे क्या बदल जाएगा? यह तो घर के बाहर जाएगी ही ना नौकरी करने।
मयंक आगे बढ़कर अपनी मां का जवाब देना चाहता था, लेकिन अनामिका ने उसे रोक लिया। बल्कि वह खुद आगे बढ़कर अपनी सास के पांव छूकर कहने लगी, मां, सबसे पहले ही तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहती थी। सिविल सर्विसेज के चयनित होना मेरा बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया है। अब मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। चयन होने के बाद मैं नौकरी ज्वाइन करूं या ना करूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं चाहती तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तभी मयंक की छोटी बहन रागिनी, उसे प्यार से सब लोग छोटी बुलाते थे, कॉलेज से घर आ गई। अपने भैया भाभी को अचानक देख उसने पूछा, भैया भाभी आप लोग कब आए और क्या बात है, सब इतने सीरियस मूड में क्यों लग रहे हैं? रागिनी को देख माँ ने कहा, कुछ नहीं रागिनी, हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। माँ, आखिर क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रागिनी ने घबराते हुए पूछा। कोई सवाल जवाब नहीं, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। माँ ने ऐसे बर्ताव से मयंक को बहुत अचरज हो रहा था, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हैं। उसने उनकी ओर देख कर कहा, क्यों माँ, रहने दीजिए रागिनी को भी यहीं पर, देखने दीजिए उसे भी अपनी माँ का यह दोहरा रूप, अपने माँ की यह दोहरी मानसिकता। आप तो कभी ऐसी ना थी माँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रही हैं। एक तरफ तो आप रागिनी के लिए लाखों सपने देख रही हैं, अगर वही सपना अनामिका ने पूरा किया है तो आप क्यों खुश नहीं हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वह आपकी बेटी नहीं आपकी बहू है? मयंक के मुंह से वह कड़वी बात सुन करके एक पल के लिए उसकी मां निशब्द सी हो गई। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी रागिनी को देखा और दूसरी तरफ अनामिका को। उस समय रागिनी ने अपने सामने टेबल पर पड़े अखबार में अपनी भाभी को फोटो देखा। देखते ही उसने उसे हाथ में ले लिया और खबर पढ़ना शुरू किया। क्या भाभी, आपने पीसीएस की परीक्षा में टॉप किया है? अरे वाह, यह तो कितनी खुशी की बात है। तो क्या यह सारा बखेड़ा इस खबर को लेकर के खड़ा हुआ है? पर क्यों माँ, आप लोगों को तो भाभी पर गर्व करना चाहिए। मुझे तो सचमुच बहुत खुशी हुई है। एक बात बताइए माँ पिताजी, अगर भाभी की जगह आज अखबार में मेरी फोटो छपी होती तो क्या तभी आप लोगों को भी यही रिएक्शन होता? नहीं ना, तो फिर क्यों आप लोग घर का माहौल खराब करने पर तुले हुए हो? पिताजी, जो काफी देर से खामोशी सी सबकी बातें सुन रहे थे, कहने लगे, रागिनी, मयंक, तुम लोग अपनी माँ को समझ नहीं रहे हो। आज सुबह से कई लोगों के तंज सुन चुकी हैं, वह और इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही हैं। किसी ने कहा बहू बड़ी सरकारी अफसर बन गई है तो बेटे को मामूली नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो किसी ने कहा कलेक्टर की सास बनने के बाद हमें भूल ना जाना। माँ है वह, उसके बेटे को कोई नीचा दिखाए यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगी वह। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए आगे कहा, मालती, बच्चों की बात भी उनकी जगह सही है। हमें बेटी और बहू में फर्क नहीं करना चाहिए। क्यों हम सिर्फ नाम के लिए पढ़ी लिखी बहू को अपने घर से ब्याहना चाहते हैं? क्यों उसका बाहर जाकर नौकरी करना हमें पसंद नहीं है? यह बात अगर हमारी बेटी पर आती तो क्यों हमारी सोच एकदम से विपरीत हो जाती है। यह बात तो सोचने वाली बात है। हम अपनी यह दोहरी मानसिकता हमें बदलने की आवश्यकता है। क्यों ना इसकी शुरुआत हम अपने ही घर से करें। उन्होंने पलटकर अनामिका की ओर देखा और कहा, बहू, तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही तुम्हें सच्चे मन से आश्वस्त भी करता हूँ कि तुम यह नौकरी जरूर करोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक कलेक्टर साहिबा का ससुर कहना मेरे लिए गर्व की बात होगी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। क्यों मालती, मैं सही कह रहा हूँ ना? अपने बेटे मयंक, अपनी बेटी रागिनी और अपने पति की कही सारी बातों पर गौर करने के बाद मालती जी को अपनी ही सोच पर शर्म आने लगी थी। उन्होंने अपनी बहू के पास जाकर कहा, अनामिका बेटी, क्या अपनी इस माँ को उन अपशब्दों के लिए माफ करोगी जो अभी कुछ देर पहले मैंने कहे थे? माफी कैसी माँ, ऐसा मत कहिए, बल्कि मैं तो आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, अनामिका ने कहा। दूसरे ही पल
माँ ने उसकी बात सुन उसे गले से लगा लिया। तभी रागिनी ने खुशी से झूमते हुए कहा, चलो चलो सब लोग रेडी हो जाओ, मेरी भाभी ने पीसीएस में टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। आज हम सब मिलकर के बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों, कैसा लगा प्लान हमारा भाभी? उसकी बातें सुनकर सब लोग के चेहरे खिल उठे थे। थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए जब अनामिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो मयंक ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और कहा, सुनो, फिर कभी मत कहना कि तुम्हें इस नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें फर्क पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। तुम इस परीक्षा में केवल चयनित नहीं हुई हो, तुमने टॉप किया है। आगे जो भी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, ओहदा तुम्हें मिलेगा, तुम उसकी हकदार हो। अपने पति की बात सुन अनामिका ने उसे चूमते हुए कहा, ओह मयंक, तुम नहीं जानते, तुम्हें पाना मेरे लिए इन सब बातों को पाने से भी बढ़कर है। तुम ना होते तो मैं शायद यहाँ तक का सफर कभी भी पूरा ना कर पाती। तुम्हारी उस एक अनुमति ने मेरे सारे सपने सच कर दिए। अनुमति देने वाला मैं कौन होता हूँ अन्नू? आखिर एक लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती ही क्यों है? पुरुषों ने आज तक किसी से कोई अनुमति नहीं ली। हम केवल स्त्री पुरुष समानता की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन असल में इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों के नजरिए को बदलना बहुत जरूरी है। जिस तरह आज माँ पिताजी का नजरिया बदला, ऐसे ही बदलाव की जरूरत हमारे समाज को भी है। तभी तो फिर इस समाज की दूसरी अनामिकाएं अपने सपनों को पूरा कर पाएं। कल जब तुम समाज में बदलाव लाने जितनी सशक्त हो जाओ तो इस बात पर जरूर ध्यान देना। तुम साथ दोगे तो ऐसा बदलाव जरूर आएगा मयंक। इतना कहकर अनामिका ने अपने जीवन साथी को गले लगा लिया। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।